मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं विकास के विभिन्न सिद्धांतों में से एडम स्मिथ का सिद्धांत कि एडम स्मिथ ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया। एडम स्मिथ बहुत ही पुराने अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र का सूत्रपात या शुरुआत की थी। यूँ कह दीजिए कि हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने सबसे पहले सन 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी और उसमें सबसे पहले उसने विकास के सिद्धांत को परिभाषित किया। तो हम सबसे पहले विकास के सिद्धांत में एडम स्मिथ के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं तथा उसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसकी विख्यात पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस जो सन 1776 में प्रकाशित हुई, मुख्यतः आर्थिक विकास की समस्या से संबंध थी। यद्यपि उसने आर्थिक विकास के बारे में व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, फिर भी बाद के अर्थशास्त्रियों ने सुव्यवस्थित सिद्धांत बनाया जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्राकृतिक नियम। उन्होंने विकास का प्राकृतिक नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया। आर्थिक मामलों में प्रोफेसर एडम स्मिथ प्राकृतिक नियम में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठतम निर्णायक है और उसे अपने हित का पालन करने में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अपने स्वार्थ को बढ़ाने में वह सामान्य हित को भी बढ़ाएगा। उसके पालन में कोई अदृश्य हाथ प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वह अपने धन को अधिकतम करने का प्रयत्न करेगा। अतः यदि सब व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे कुल धन को अधिकतम बनाएंगे। स्वाभाविक रूप से प्रोफेसर एडम स्मिथ इस बात के विरुद्ध थे कि उद्योग तथा वाणिज्य में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। वह कट्टर स्वतंत्र व्यापारी तथा आर्थिक मामलों में उपबंध की नीति का समर्थक था। अदृश्य हाथ अर्थात पूर्ण प्रतियोगी मार्केट का संतुलन स्थापित करने वाला तंत्र राष्ट्रीय धन को अधिकतम बनाता है। तो सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने उसके प्राकृतिक नियम पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से ये नियम नेचुरल है और उसकी विस्तृत व्याख्या की। आगे नेक्स्ट है श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन। उन्होंने लेबर डिवीजन और श्रम विभाजन पे किस प्रकार से प्रकाश डाला। श्रम विभाजन के बारे में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु ही माना। श्रम विभाजन से ही श्रम की उत्पादक शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। उसके अनुसार उत्पादकता में इस वृद्धि का श्रेय प्रत्येक श्रमिक की निपुणता में वृद्धि और सेकंड वस्तुओं के उत्पादन में साम्य की बचत, थर्ड श्रम से बचत करने वाली बहुत सारी मशीनों का आविष्कार। उत्पादकता में वृद्धि का मुख्य कारण श्रम से नहीं बल्कि पूंजी से उत्पन्न होता है। अतः उन्होंने उत्पादकता में वृद्धि का मुख्य कारण श्रम नहीं पूंजी को माना कि भी पूंजी से ही उत्पादकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट उन्होंने
पूंजी संचय की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला कि भी पूंजी संचय की प्रक्रिया क्या होती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस बात पर बल दिया कि पूंजी संचय अवश्य ही श्रम विभाजन से पहले होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की भांति एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त मानते थे। इसलिए आर्थिक विकास की समस्या लोगों की अधिक बचत करने तथा देश में आर्थिक निवेश करने की योग्यता पर निर्भर थी। इस प्रकार बचत की दर से निवेश की दर निर्धारित होती है और संपूर्ण बचतें निवेश कर दी जाती हैं। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा है, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष जितना अंश बचाता है वह तुरंत पूंजी के रूप में प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट, उन्होंने विकास की प्रक्रिया पर किस प्रकार से बल दिया। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार किसान, उत्पादक तथा व्यापारी उन्नति और आर्थिक विकास के दूत हैं। मुक्त व्यापार, साहस एवं प्रतिस्पर्धा के देने पर ही कृषकों, उत्पादकों और व्यापारियों ने मार्केट को विस्तृत किया, जिससे आर्थिक विकास संभव हो सका। इन तीनों के कार्य पर परस्पर संबंध होते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार कृषि के विकास होने पर ही निर्माण कार्यों एवं वाणिज्य में वृद्धि होती है। कृषि विकास से जब कृषि अतिरेक उत्पन्न होता है तो वाणिज्य संस्थाओं, सेवाओं तथा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अतः किसान, उत्पादक एवं व्यापारिक होने से ही पूंजी संचय और आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों के संबंध में इसकी उपयुक्तता, कि अल्प विकसित देशों के संबंध में किस प्रकार से उपयुक्त है। अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि के प्रोफेसर एडम स्मिथ के विश्लेषण की सत्यता सीमित है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मार्केट का आकार छोटा होता है, परिणाम स्वरूप बचत और निवेश की प्रेरणा कम होती है। उत्पादन की मात्रा से मार्केट का परिणाम निर्धारित होता है। फिर यह आय के स्तर पर निर्भर है। क्रय क्षमता का अर्थ है उत्पादन करने की क्षमता और किसी हद तक उत्पादकता उत्पादन में निवेशित पूंजी की कोटि पर निर्भर करती है। अब क्योंकि मार्केट का आकार कम है इसलिए उत्पादकता कम है, और कम उत्पादकता का मतलब यह है कि आय के निम्न स्तर का परिणाम ये होता है कि बचत की क्षमता तथा निवेश की प्रेरणा थोड़ी रहती है और मार्केट आकार को छोटा रखती है। प्रोफेसर जेम केन्ज की शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो अल्प विकसित देशों में वास्तविक आय का स्तर कम होता है, पर उपभोग प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और आय में होने वाले प्रत्येक वृद्धि खाद्य वस्तुओं पर खर्च होती है। बचत तथा निवेश कुछ नहीं होता। परिणाम स्वरूप मार्केट या बाजार का आकार कम रहता है। इस कारण प्रोफेसर एडम स्मिथ का सिद्धांत श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन तथा मार्केट के विस्तार पर आधारित है। तो इस विश्लेषण में यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रोफेसर एडम स्मिथ का सिद्धांत मार्केट और श्रम विभाजन पर आधारित है। किस प्रकार से बाजार की शक्तियां इसको प्रभावित करती हैं। पर अल्प विकसित देशों पर यह सिद्धांत अच्छी तरह से लागू नहीं होता। फिर भी प्रोफेसर एडम स्मिथ जिन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्थानिक संस्थाओं पर आधारित है वे अल्प विकसित देशों से सर्वथा भिन्न हैं और उनकी समस्याओं से ये मेल नहीं खाता। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में संबंध नीति या पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। प्रतियोगिता के स्थान पर एकाधिकारी प्रवृत्तियां होती हैं, जिससे गरीबी के दुष्चक्र शक्तिशाली होते हैं। इसलिए एबंद नीति के स्थान पर एकाधिकारी प्रवृत्तियां होती हैं।
तथा एबंद नीति के स्थान पर सरकारी हस्तक्षेप अपनाने से विकास संभव हो सकता है। अतः अल्प विकसित देशों के संबंध में प्रोफेसर एडम स्मिथ का सिद्धांत ये बतलाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता व पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता व पूर्ण रोजगार की जगह एकाधिकारी प्रवृत्तियां होती हैं, जिससे गरीबी का दुष्चक्र है वो शक्तिशाली होता है। तो मैंने आज आपको प्रोफेसर एडम स्मिथ के सिद्धांत की व्याख्या की। धन्यवाद।